जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना में हमने कुछ शब्द इसके देख लिए थे और कुछ क्लास बची हुई हैं। जैसे आज हमारा संविधान खत्म हो जाएगा तो हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्रीय एकता अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संसद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो हमने ये संविधान की प्रस्तावना देखी थी और इसके हमने कुछ इसके बेसिक शब्द देख लिए थे कि आखिर इसका महत्व क्या है और इसके जो शब्द हैं हमने उनको देखा था। आज हम इससे आगे चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से शब्द हैं और इनका मतलब क्या है। जैसे इसमें एक बार आता है न्याय, एक बार है न्याय। तो न्याय का क्या मतलब है, न्याय का क्या मतलब है? तो यहां पर हम देखते हैं तो न्याय तीन प्रकार से है। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है इसमें सामाजिक न्याय। पहला क्या है? सामाजिक न्याय। दूसरा कौन सा है? आर्थिक न्याय। और तीसरा कौन सा है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, राजनीतिक न्याय। तो आखिर हम तीन प्रकार के न्याय देख रहे हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के साथ जाति धर्म लिंग रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, गोरा हो या काला हो, ठीक है, लड़की हो या लड़का हो, हर व्यक्ति के साथ जाति धर्म लिंग और यहां पर रंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और किसी भी प्रकार का यहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हर व्यक्ति के पास विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी। मतलब हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं मिलेगा संविधान के अंतर्गत। मतलब सभी को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा, उस पर यह भेदभाव नहीं किया जाएगा वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस रंग का है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हमने देखा ये क्या? सामाजिक न्याय। फिर आता है दूसरा हमारे पास क्या है? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, इसका मतलब क्या है? आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक कारणों के आधार पर, कोई भी आर्थिक कारण हो, जैसे गरीब हो या अमीर हो, आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब क्या हुआ? आर्थिक कारणों के आधार पर चाहे व्यक्ति जितना भी गरीब हो या अमीर हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यहां पर हर व्यक्ति को, चाहे वो जितना भी गरीब हो, चाहे जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए ले लें, अगर मान लो अगर कोई भिखारी है, ठीक है, अगर मान लो कोई भिखारी है, अगर मान लो कोई भिखारी है और कोई पूंजीपति है या फिर बहुत बड़ा आदमी है, अगर उसने मर्डर किया है, किसी का मर्डर किया है, हत्या की है, तो उस पर भी वही प्रावधान लागू होंगे। और जो भिखारी है उसने मर्डर किया है, उसके ऊपर भी वही प्रावधान लागू होंगे। मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो जितना भी गरीब हो चाहे वो जितना भी अमीर हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर संपदा आय और संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। मतलब यहाँ पर क्या है? आर्थिक न्याय में आय संपत्ति, इसकी जो असमानता है इसको भी दूर करना शामिल है। और इसके साथ ही इसमें सामाजिक, और एक बात और है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, इस दोनों का मिला जुला रूप है। जो हमने अभी देखा सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, इन दोनों का मिला जुला रूप है अनुपातिक न्याय। जैसे कभी कभी पेटी में क्वेश्चन आ जाता है कि अनुपातिक न्याय क्या है, तो सामाजिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। इन दोनों का जो मिला जुला रूप है उसको हम बोल देते हैं क्या? अनुपातिक न्याय। फिर एक बार आता है राजनीतिक न्याय। यहां पर क्या है? राजनीतिक न्याय। तो आखिर राजनीतिक न्याय क्या होता है? राजनीतिक न्याय
तो राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, एनीबॉडी, हर व्यक्ति के साथ समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। हर व्यक्ति को, कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे किसी राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश करना हो या फिर अपनी बात सरकार तक पहुंचानी हो। हर व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा राजनीतिक स्तर पर। मतलब राजनीतिक स्तर पर हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होंगे, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे उसको किसी सार्वजनिक दफ्तर में प्रवेश करना हो या फिर उसको वहां पर अपनी बात सरकार को पहुंचानी हो। जैसे अगर हम एक चीज देखते हैं, सार्वजनिक मताधिकार, तो हर व्यक्ति को सार्वजनिक मताधिकार के अनुसार वोट देने का अधिकार है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई हो। मतलब क्या है, जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उसको, हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। मतलब उसको राजनीतिक अधिकार है, किसी भी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखी न्याय। तो न्याय के अंतर्गत हमने 3 प्रकार के न्याय देखे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पर जो न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इनको 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। किसको, कहां से लिया गया है? इसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, तो हमने न्याय को समझा। अब न्याय को थोड़ा नोट कर लीजिए और इसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। तो सबसे पहले आप नोट करिए न्याय। न्याय को लिखिए, न्याय प्रस्तावना में या फिर लिखिए संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। कौन कौन से न्याय है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जो तीनों न्याय हैं उनको मूल अधिकार, और यहाँ पर मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनमें इनकी विस्तृत चर्चा होगी। ठीक है, इसको नोट नहीं करना है, या फिर थोड़ा नोट भी कर सकते हैं कि इसको मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इनकी चर्चा होगी या फिर उल्लेख होगा। अब हेडिंग डाल लीजिए, क्या इसी के अंतर्गत सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, इसको लिखिए। सामाजिक न्याय का अर्थ है, सामाजिक न्याय का अर्थ, सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग, हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी प्रकार के कोई लिंग हो, या फिर स्त्री हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, हर व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो लिखिए सामाजिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए, हर व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर हर व्यक्ति के साथ बिना भेदभाव किए समान अधिकार प्राप्त होगा। हर व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए समान अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए, समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी। समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी और अनुसूचित जाति, जनजाति
और अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसका मतलब है कि जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग हैं उनको भी यहाँ पर क्या उनकी स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किया जाएगा। अब दूसरा डाल लीजिए आर्थिक न्याय। अभी हमने देखा सामाजिक न्याय, अब डाल लीजिए आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का क्या मतलब है, तो उसका लिख लीजिए। आर्थिक न्याय का अर्थ है, आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर, आर्थिक कारणों के आधार पर, कारण होता ना इकोनॉमिक रीजन, तो रीजन यानी आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय, और संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। इसमें संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मेलाजुला रूप, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मेलाजुला रूप अनुपाती न्याय को दिखाता है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिलाजुला रूप क्या है, अनुपातिक न्याय। मतलब जो अनुपाती न्याय है, अनुपाती न्याय, ठीक है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों का मिलाजुला रूप क्या है, अनुपाती न्याय, ठीक है। तो हमने देखा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। अब तीसरा डाल लीजिए कि राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ है, जो राजनीतिक न्याय है इसका अर्थ क्या है, राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो, चाहे राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार, या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार, या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। जैसे सार्वजनिक मताधिकार, जैसे सार्वजनिक मताधिकार, जैसे हमें पता है ना कि हर व्यक्ति चाहे वो 18 साल से ऊपर हो, हर व्यक्ति को चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भी प्रकार का व्यक्ति हो, ट्रांसजेंडर हो, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। अब नोट कर लीजिए उसी में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है। तो हमने देखा न्याय। अब हम देख रहे हैं इसका आगे का शब्द। जैसे अभी हमने चर्चा की थी स्वतंत्रता, इसमें हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, तो आखिर इसका मतलब क्या है, हेडिंग डाल लीजिए स्वतंत्रता। तो पहले समझेंगे आखिर क्या है स्वतंत्रता, ठीक है। आखिर स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, तो इसको हम अगर समझेंगे, स्वतंत्रता का मतलब है कि लोगों की जो गतिविधियां हैं, जो काम कर रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति रहेगी। मतलब कोई व्यक्ति हो, उस पर
किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा। हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी, मतलब उसको रोका नहीं जाएगा संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा कि ऐसा मत करिए। हर व्यक्ति को, चाहे कोई व्यक्ति हो, अमीर हो गरीब हो, किसी प्रकार का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति होगी। साथ ही यहाँ पर व्यक्ति के लिए विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे। हर व्यक्ति को विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मतलब वहां पर क्या है, कोई व्यक्ति अगर मान लो इसके किसी को कहीं जाना है तो उस पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा कि यहाँ मत जाओ। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से, एकता अखंडता की दृष्टि से उसको रोक सकते हैं, लेकिन उसको ये नहीं रोक सकते कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस लिंग का है, किस रंग का है। उस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी और हर व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त होंगे। हर व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त होंगे। स्वतंत्रता को हम क्या करेंगे, मौलिक अधिकार में विस्तृत चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर हमारी स्वतंत्रता कौन कौन सी है और क्या है। जैसे मौलिक अधिकार में अभिव्यक्ति, विश्वास, मौलिक अधिकार में अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना इत्यादि की समझ यहाँ पर स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है, मौलिक अधिकार में अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आदि की हमको स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रस्तावना में कहा गया है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, लोकतांत्रिक क्या है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वतंत्रता का होना अति आवश्यक है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छे से चलाना हो अगर, तो लोगों को स्वतंत्रता देनी होगी। हालांकि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि उसको स्वतंत्र किसी भी कार्य करने के लिए लाइसेंस में लिया हो। स्वतंत्रता का यूज करना है संविधान के दायरे में रहकर, संविधान की सीमा में रहकर। संविधान में किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए पर्याप्त प्रतिबंध लगाए गए हैं कि उस प्रतिबंध में रहकर, उस सीमा में रहकर अपनी स्वतंत्रता का यूज करना है। ऐसा नहीं करना है कि तुम एकदम स्वतंत्र हो गए। मतलब अगर उसको स्वतंत्रता है तो वहां पर कुछ प्रतिबंध हैं। तो जैसे एक बार पेटी में क्वेश्चन भी आया था कि भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, वहां पर शर्त रहित स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं मिली है। मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ न कुछ प्रतिबंध हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को किसी भी कार्य करने की स्वतंत्रता हो। ठीक है, तो हमने देखा क्या, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता को नोट कर लीजिए, स्वतंत्रता को नोट कर लीजिए। स्वतंत्रता का अर्थ है, स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर, स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार के रोक टोक की अनुपस्थिति। लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार के रोक टोक की अनुपस्थिति। लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार के रोक टोक की अनुपस्थिति। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार के रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए, समान अवसर प्रदान करना, या फिर व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है, किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति, साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए, प्रस्तावना हर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति,
विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। प्रस्तावना मौलिक अधिकारों के जरिए हर व्यक्ति के लिए, मौलिक अधिकारों के जरिए हर व्यक्ति के लिए धर्म, उपासना, विश्वास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है और इनके हनन पर कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। अगर इनका हनन हो रहा हो तो हम कानून के समाधान में जा सकते हैं, न्यायालय में हम याचिका दे सकते हैं, न्यायालय से बोल सकते हैं कि हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, भाई आप इनकी रक्षा करिए, हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। ठीक है, तो इनके अधिकार, इनके हनन पर कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए, स्वतंत्रता परम आवश्यक है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक या फिर सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है, बल्कि स्वतंत्रता का इस्तेमाल यानी उपयोग संविधान में लिखी हुई सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। मतलब यहां पर क्या है कि संविधान में जो स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी हुई सीमाओं के अंतर्गत ही किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने देखा स्वतंत्रता। यहां पर नोट कर लीजिए, नोट। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति कोष्टक के लिए 1789 से 1799 से लिया गया है। मतलब क्या है, जो स्वतंत्रता है, समता है और बंधुत्व है, इनके आदर्शों को फ्रांस की क्रांति जो कब हुई थी 1789 से 1799 इनके बीच हुई थी, उनसे लिया गया है। ठीक है, समता को हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर एक बार हम देखते हैं क्या बंधुत्व। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमने बंधुत्व के बारे में चर्चा की थी, अब हम पढ़ेंगे क्या बंधुत्व। तो आखिर बंधुत्व क्या कहलाता है? बंधुत्व या फिर बंधुत्व या बंधुता, आखिर बंधुता क्या कहलाती है? बंधुत्व या बंधुता, तो इसको पहले समझ लीजिए, फिर हम इसको नोट करेंगे। तो बंधुत्व का मतलब क्या है? बंधुत्व का मतलब है भाईचारे की भावना। बंधुत्व का मतलब क्या है? भाईचारे की भावना का विकास करना। बंधुत्व का मतलब क्या है? भाईचारा। कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये व्यक्ति अलग है तो अलग है, ऐसा नहीं है। जितने भी व्यक्ति हैं सब भाई भाई जैसा भाईचारा बढ़ाने की भावना का यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो बंधुत्व का मतलब क्या है?
भाईचारे की भावना। जैसे हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति हो भारत की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, उसको एक ही प्रकार की नागरिकता मिली हुई है। चाहे वो व्यक्ति असम का हो, चाहे व्यक्ति उत्तराखंड का हो, चाहे व्यक्ति उत्तर प्रदेश का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे कन्याकुमारी का हो, कोई व्यक्ति हो, उसको एक ही प्रकार की नागरिकता मिली हुई है। और इस प्रकार से यहाँ पर बंधुता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। जैसे अभी देखते होंगे राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर अभी अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, जैसे हम दिल्ली जाते हैं तो हमें राजस्थान भी मिल जाता है, एमपी भी मिल जाता है और उत्तर प्रदेश मिल जाता है। विभिन्न राज्यों से हम निकल के जाते हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के रोक टोक नहीं है, हम कहीं से भी कैसे भी प्रकार से जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर बंधुता की भावना यहाँ पर है। जैसे एकता, यहाँ पर क्या हुआ है कि एकल नागरिकता यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। मतलब एकल नागरिकता के माध्यम से भाईचारे की भावना का यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास किया गया है। साथ ही हर व्यक्ति, जैसे हमारे संविधान के मूल कर्तव्य में लिखा गया है कि हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर, हर व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार से हो, जातीय, क्षेत्रीय, वर्ग विविधता, उनसे ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना का बढ़ाने का प्रयास करे। कोई व्यक्ति हो, चाहे वो क्षेत्रीय, जातीय, वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द मतलब मिलजुल कर बढ़ाने का प्रयास करे, भाईचारे की भावना को बढ़ाने का प्रयास करिए। ठीक है, जैसे हमारे संविधान में प्रस्तावना में जो बंधुता है, बंधुता दो बातें हैं इसमें। क्या इसमें दो बातें कौन कौन सी हैं? एक तो है इसमें व्यक्ति का सम्मान। बंधुता में दो व्यक्ति हैं, जैसे क्या दो बातें हैं, जैसे व्यक्ति का सम्मान और दूसरी बात है इसमें क्या है? व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता और अखंडता। क्या है? देश की एकता और अखंडता। इसमें कौन कौन सी बातें हैं? व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता और अखंडता। तो ये हमारे बंधुता में ये बातें शामिल हैं। जैसे देश की एकता और अखंडता, ये भारतीय संविधान का अंतिम लक्ष्य है। जैसे हमने आपको बताया था कि क्या है, साध्य है एकता अखंडता को सुनिश्चित करना। ये क्या है? साध्य है। जैसे हमारे संविधान की जो अनुच्छेद 1 है, भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। जैसे हम इसकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में हमारा टॉपिक शुरू होगा संघ और राज्य क्षेत्र। तो हमारे संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद इस बारे में है कि यहाँ पर भारत राज्यों का संघ होगा और किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब एक बार उसमें शामिल हो गया तो हो गया, लेकिन अब अलग नहीं हो सकता। अगर किसी का अधिग्रहण कर लिया, यहाँ पर भारत में एक बार शामिल हो गया, उसको अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय राज्य किसी भी समझौते, भारतीय संविधान में किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। और यहाँ पर किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। एक बार जो शामिल हो गया तो हो गया। उसमें क्या है, शामिल होने के बाद अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इसका हम विस्तृत चर्चा करेंगे कल या फिर अगले क्लास में। तो इसको यहाँ पर थोड़ा नोट कर लीजिए। बंधुता, बंधुता का मतलब क्या है? बंधुता का मतलब है कि यहाँ पर भाईचारे की भावना को बढ़ाना। जैसे बंधुता का मतलब है भाईचारे की भावना को बढ़ाना। जैसे हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से भाईचारे की भाईचारे की भावना को बढ़ाने का पर्याप्त प्रयास किया गया है। ठीक है, और हमारे मूल कर्तव्य में तक लिखा गया है, मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, वो क्षेत्रीय, जातीय, वर्ग विविधता, इनसे ऊपर उठकर सौहार्द की,
आपसी भाईचारे की भावना का बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसका थोड़ा नोट कर लीजिए। बंधुता, बंधुता यानी बंधुत्व, बंधुता या बंधुत्व का अर्थ है, बंधुता या बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। बंधुता या बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से, उसी में लिखिए, संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करती है। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से, संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। संविधान एकल नागरिकता के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, मौलिक कर्तव्य कहते हैं, मौलिक कर्तव्य के अनुसार हर व्यक्ति, मौलिक कर्तव्य के अनुसार हर व्यक्ति, हर या फिर हर भारतीय, कोई भारतीय हो, हर भारतीय को मौलिक कर्तव्य के अनुसार हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर, मौलिक कर्तव्य के अनुसार हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक या फिर वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करें। जैसे हमारे मूल कर्तव्य में तक देखा गया है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह जातीय, क्षेत्रीय आदि किसी प्रकार की वर्ग विविधताएं ऊपर उठकर, उससे ऊपर उठकर सौहार्द और भाईचारे की भावना को बढ़ाने का प्रयास करें। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातें हैं, तो इसमें नोट कर लीजिए। बंधुत्व के अनुसार दो बातें शामिल की गई हैं। पहला, व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता और अखंडता। बंधुत्व के अंतर्गत दो बातें शामिल हैं। पहला, व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता। जैसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 1, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। जैसा हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 है ना, अनुच्छेद 1 बोला है कि भारत राज्यों का संघ है और किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार ही नहीं है। किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है और राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार ही नहीं है। राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और उसमें थोड़ा सा नोट कर लीजिए, नोट डाल लीजिए। अखंडता शब्द को, अखंडता शब्द को, जो अखंडता है, अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ पर हमारा संविधान की प्रस्तावना खत्म होती है और अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे क्या, संघ और इसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं इसका क्षेत्र, जो हमारा अगला टॉपिक है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।